वेलकम वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। फिजिक्स की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी, लाइट चैप्टर पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, वेव्स पढ़ा और वेव्स में हमने साउंड को भी डिस्कस किया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। छोटा ही टॉपिक है, इतना लंबा नहीं है। एक एक करके हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये वर्क क्या होता है। आप में से अगर मैं आपको पूछूं कि वर्क क्या होता है तो आप सब के सब बच्चे मुझे यही बताओगे कि वर्क का मतलब होता है वर्क का मतलब होता है काम, यानी कि वर्क का मतलब होता है काम, यानी कि वर्क का मतलब होता है काम। ये बात तो सबको पता है, बट पेपर में एग्जामिनर ये थोड़ी पूछता है, ठीक है। अब सुनो वर्क क्या होता है। देखो मेरे पास यहां पे ये कोई डब्बी पड़ी है, कोई छोटा डब्बा पड़ा है, कुछ भी, दिस इज एनी बॉक्स, और मैंने इस डब्बे को यहां से लगाई कोई फोर्स लगाई, ये डब्बा यहां से यहां चल के आ गया। पहले वहां था, अब ये डब्बा यहां चल के आ गया, यानी कि डब्बा यहां से यहां चल के डिस्प्लेस हो गया। एस, डिस्प्लेसमेंट को बोलते एस। डब्बा हो गया डिस्प्लेस। ये डिस्प्लेस तभी हुआ जब फोर्स लगी, डिस्प्लेस तभी हुआ जब फोर्स लगी। यानी कि अब मैं वर्क को डिफाइन करता हूं। हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है, हम बोलेंगे वर्क हुआ है, यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on a body. Work is said to be done when a force applied on a body displaces the body. बॉडी को क्या कर रहा है, जब फोर्स बॉडी पे अप्लाई कर रही है और बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। यानी कि मैथमेटिकली वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस। ये क्या है, एफ डॉट एस। यहां तक ठीक है। एफ क्या होता है, एफ इज फोर्स, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी तक मैंने आपको रिवीजन करवाई है, जो आपने छोटी क्लासों में चीजें पढ़ी हैं हमने उसको रिवाइज किया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और यहां डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। ये न्यूटन पर मीटर नहीं है, ये सिर्फ न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यूटन मीटर इज आल्सो नोन एज जूल। ये एक जूल एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दी थी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपने अगर 12th में पढ़ा हो तो जूल्स ने ये हीटिंग की लॉ दी थी और जूल्स ने ही वर्क को डिस्क्राइब भी किया था, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, या जूल को बोलते न्यूटन मीटर। ठीक है यहां तक। अभी तक मैंने 10th लेवल तक की बातें की हैं, अभी अभी हम एडवांस लेवल की बातों पे भी आएंगे।
अभी तक हमने सीखा व्हाट इज वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी। ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क मैंने आपको बताया न्यूटन मीटर। अब हम कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया वर्क होता है F.S। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का SI यूनिट होता है क्या पढ़ा अभी हमने, जूल पर सेकेंड ना, जूल अभी पढ़ा, क्या पढ़ा है सॉरी SI यूनिट जूल पर सेकेंड नहीं, न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो ये है जूल सेकेंड सॉरी न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इतनी बात तो चल गई आपको। अब वर्क होता, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर या इसको बोलते हैं जूल। एक बात तो ये। अब हम करते हैं आगे दूसरी बात, क्या वर्क स्केलर है या वेक्टर है। वर्क इज स्केलर या वेक्टर। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं बोलता हूं मैंने 10 जूल काम किया है, तो वर्क है देखो 10 हो गया मैग्नीट्यूड, जूल हो गया यूनिट, कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना। तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट हो ऐसी चीजों को बोलते हैं स्केलर। यानी कि अगला पॉइंट लिखना, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन बताई, वर्क का यूनिट बताया, वर्क स्केलर है या वेक्टर है। यहां तक की बातें हमने पढ़ी हैं 4th क्लास के लेवल के पेपर की। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। एक होता है SI यूनिट। अब कभी कभार थोड़े सारे हायर लेवल में CGS यूनिट भी पूछते हैं। अब ये CGS यूनिट क्या होता, जिस बच्चे ने पहली क्लास पढ़ी है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ी तो हम आपको बोलते हैं कि जाइए पहले पहली क्लास पढ़िए फिर यहां आइए। CGS यूनिट ऑफ वर्क होता है अर्ग, ERG अर्ग। अगर आपने 10th पढ़ा तो मैं यहां 10th में यानी सिर्फ अगर आपने 11th 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ी तो मैं अभी यहां बताऊंगा। अगर पढ़ी है तो याद करो वो दिन जब आपके मास्टर ने आपको पढ़ाया था डायमेंशन एनालिसिस। याद आ रहा, डायमेंशन एनालिसिस, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, है ना। अब जिन बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी वो बोलते मास्टर जी अभी बड़ी मुश्किल से जोल पता चला था, आप ई अर्ग काहे ले आए हो बीच में, ई का नौटंकी चल रही, पगला गए हो का। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ना आपको मीटर की डेफिनेशन पता है ना सेंटीमीटर की, मुझे आई नो दिस वेरी वेल, बट आपको मीटर नया इसलिए नहीं लगता, बचपन से सुनते आ रहे मीटर 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 मीटर, बचपन से सुनते आ रहे सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। चलो आपने अब स्केल देखा तो स्केल में आपको पता चल जाता भाई ये छोटा 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 इतना सेंटीमीटर करके, ये एक सेंटीमीटर, ये दूसरा, ये छोटा वाला मिलीमीटर होता, बड़ा वाला ऐसे सेंटीमीटर होता। छोटी क्लासों में आपने लाइन लगाई होगी, लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, ये तो पता आपको। तो उसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जब आपको पता चल गया ये। अब अगर ये आपने फील किया हुआ बचपन से तो आज से ये बात भी फील करो ना, क्या कि 10 की पावर 7 अर्ग मिलते हैं तो 1 जूल बनता है बस। यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। जिस तरह पिछली क्लास में पढ़ा था 746 वाट मिलके 1 हॉर्स पावर बनता है, उसी तरह 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग मिलते हैं। तो यानी कि अर्ग इज CGS यूनिट।
और आपको पता है CGS यूनिट इज स्मॉलर यूनिट। सेंटीमीटर CGS यूनिट है और मीटर SI यूनिट है, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्या है, CGS यूनिट, और मीटर क्या है, SI यूनिट। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई, आप उसको एनालाइज करो, यूज करो इन चीजों को, यही लर्निंग होती है। तो एक या सॉरी क्या वर्क, व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क, अर्ग। एक बात ये, अर्ग बड़ा होता है या मीटर ना, अर्ग बड़ा होता है या जोल, भाई जोल SI यूनिट है तो बड़ा है, अर्ग छोटा है। 10 की पावर 7 अर्ग मिलके 1 जोल बनता है। यहां तक पता चल गया आपको। अब चलते हैं, थोड़ी और गहराई की बातें करते हैं। अब मैं जो चीजें पढ़ाने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ जो 12th लेवल के एडवांस पेपर होते हैं, SSC CGL NDA CDS में एग्जामिनर पूछते हैं। सुनना, अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्क होता है F.S, ये पढ़ा हमने। अब जरा इसका मैं कुछ बेसिक पढ़ा दूंगा आपको। जिसने 11th पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए चीजें नई हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपने सुना होगा। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, यानी कि 5 दूने 10, ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिजिक्स में प्रोडक्ट 2 किस्म के होते, एक होता डॉट प्रोडक्ट और एक होता क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। P मतलब प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ये वाला डॉट, क्रॉस का मतलब होता है ये वाला क्रॉस। अब देखो, अगर हमने लिखा A डॉट B और यहां लिखा A क्रॉस B, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेपर में ये कभी नहीं एग्जामिनर पूछने वाला, सिर्फ मुझे आपको यहां पे बताना था, तो मुझे लगा कि ये बच्चों को बताना चाहिए, इससे अच्छा फील होगा बच्चों को। A डॉट B पता क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A। अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड मैंने शायद बताया होगा आपको, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे देखो -3 का मैग्नीट्यूड पता क्या होगा, 3। इसको मॉड भी बोलते हैं, मॉड MOD, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है। मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा, ये फार्मूला है। जिस तरह A प्लस B का होल स्क्वायर होता है उस तरह ये भी होता है। A क्रॉस B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब मैं इसको जरा यहां जगह कम है तो मैं इसको यहां लिखता हूं। A क्रॉस B का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है तो उनके जहन में आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू साइन थीटा, ये आ रहा है। अब जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है तो वो बोलते हैं भाई ठीक है यहां तक काफी है, बट मैंने बोला है प्यारे बच्चों, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं। इसका पूरा आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब ये हो गया पूरा। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखो पूरी गहराई की बात करते, सिर्फ मुझे ये डॉट समझाना है आपको और उसके लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है सुनो, ये तो आप सबने पढ़ा है कि ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है z एक्सिस। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। क्या होता है 1। अगर मैं आपको 12th की फिजिक्स पढ़ा रहा होता, या हाँ 12th में नहीं 11th में, सॉरी, अगर मैं आपको 11th की फिजिक्स पढ़ा रहा होता, मैं पूरे कम से कम 10 लेक्चर्स आपको देता क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में मैं आपको थ्योरम्स पढ़ाता, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाता, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाता, मिक्स पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ को मिक्स करके पढ़ाता।
बट यहां मुझे आपको सिर्फ एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई, वाई की तरफ जो होता है उसको बोलते जे, और यूनिट वेक्टर का ये सिंबल होता है ये और ये। जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के, और इसके ऊपर ये इसका मतलब होता है यूनिट, यानी कि एक, इसका मैग्नीट्यूड एक है, यानी कि ये 1 है। ठीक है, यहां तक इतनी बातें पता चली आपको। चलो, इसमें ज्यादा गहराई की बातें नहीं करनी, बस मुझे आपको यह बताना था कि ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, ये मैं मैथ्स में तो आपको बताया है। अब अगर आप मैथ्स बैच में नहीं पढ़ा हो या आपको नहीं पता है, ऑलमोस्ट बच्चों को तो पता ही होता है, बट मैं यहां बता दे रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत बच्चे हैं जो साइंस नहीं पढ़ा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। आपके जहन में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि मास्टर सब कुछ गुड़चू मुड़चू कर रहा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा। सुनो, एक बार पहले सुन लो। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ये बीच में डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ये बीच में आ गया क्रॉस, ये वाला। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है ए बी साइन थीटा। अगर आपके पास कोई भी किताब है साइंस की तो आप उसमें देखो वर्क की डेफिनेशन ये है, F इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब मैंने आपको यह बताया है कि यहां पे कॉस थीटा क्यों आया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं कभी कभार बहुत बेबस होता हूं कि आप बच्चे मेरे क्लास में होते ना, तो मैं एक एक घंटा लगाता इस चीज को, ये क्रॉस क्या होता है, ये साइन क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, बहुत हेल्पलेस फील करता हूं। बट एक बार लॉकडाउन खुले तब ये ऑनलाइन शानलाइन सिस्टम करेंगे खत्म और सीधा आप ऑफलाइन में आना, तब बताएंगे आपको असली पढ़ाई क्या होती है। तो अब मैं आपको जरा ये बताने, अच्छा ये पता चल गया आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पेपर में नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट भी आपके पेपर में नहीं आएगा। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि एफ डॉट एस के बदले में एफ एस कॉस थीटा क्यों लिखते हैं। अब मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं साइन और कॉस क्या होता है। एक बंदा था जिसका नाम था चाचा हिपार्कस। हिपार्कस ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ली और इसको परपेंडिकुलर को इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया और कुछ आंसर आ गया। अब उसने ट्राइंगल को और बड़ा किया और परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, आंसर आया बराबर, यानी कि रेशो में। अगर यहां पे 3 था तो यहां पे 6 आ गया। ट्राइंगल को और बड़ा किया और यहां 3 6 और यहां पे 9 आ गया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने पे। अब उसने कहा भाई इसका आंसर बराबर आता है तो मैं इस रेशो को बोलता हूं एक एंगल। बट कौन सा एंगल, इसको मैं नाम देता हूं SINUS, साइनस पढ़ते हैं इसको। फिर शॉर्टकट में इसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। थीटा, अच्छा थीटा एंगल नहीं होता, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना ABC में ABCD, उसी तरह ग्रीक्स में होते हैं अल्फा, बीटा, थीटा, ईटा, नीटा, लेम्डा, ओए, न्यू, फाई, ऐसे सिंबल्स होते हैं। अब उनमें एक होता है थीटा, तो यूज कर दिया यहां थीटा। अब अगर आज के बाद आपको कोई पूछे व्हाट इज साइन थीटा, तो आप बोलोगे भाई जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करो तो एक आंसर आता है, एक पर्टिकुलर नंबर आता है, उस नंबर को नाम डाला है हिपार्कस ने साइन थीटा। तो कॉस क्या होता है, अरे भाई जब बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो तब भी एक पर्टिकुलर आंसर आता है, तो उसको बोलते कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। तो अब मैं इसको अरेंज करके लिखता हूं जरा। वर्क होता है एफ डॉट एस, इसको हमने लिखा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको भी याद रखनी, एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज वर्क, वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। आप जरा चलते हैं, जरा ज्ञान की बातें करते हैं।
मैं यहां पे बना रहा हूं 3 लाइनें। ऐसे ही मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं, बट क्लास में जरा इंटरेक्शन होती है लाइव बच्चों के साथ, तो जरा मुझे ज्यादा मजा आता है। देखो, गौर से सुनना। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन। समझाने क्या जा रहा हूं? वर्क के बारे में। कंडीशन नंबर 1, ये कुछ डब्बा रखा हुआ था, फोर्स लगाई मैंने आगे। फोर्स कहां लगाई? आगे। और डब्बा भी कहां चला? आगे। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुई? आगे। यानी कि केस नंबर 1, आप यहां पे लिखना केस नंबर 1, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, आर इन सेम डायरेक्शन। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अब केस नंबर 2, डब्बे को फोर्स लगाई हमने आगे, या किसी भी चीज को, किसी भी चीज की फोर्स लग रही आगे, आगे नहीं, ऐसे किसी भी चीज की फोर्स लग रही नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे। अब आप बोल रहे हैं गुरुजी ई का नौटंकी चल रही, ई कैसे पॉसिबल है कि फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट आगे? अभी बताते हैं। तीसरा केस, फोर्स चल रही आगे और डिस्प्लेसमेंट हो रही पीछे। ठीक है यहां तक? अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। डब्बे को फोर्स लगाई आगे, डब्बा भी चल रहा आगे, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। देन वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस। अब जरा सुनना एक बात, मैं यहीं पे ले रहा हूं और मुझे पता है आज आपको डाउट आएंगे और मुझे फोन करना, लेक्चर देखते देखते फोन करना। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर आप बोल रहे हो 1 डिग्री तो गलत है, अगर आप बोल रहे हो 100 डिग्री तो गलत है, अगर आप बोल रहे हो 180 डिग्री तो भी गलत है, अगर आप बोल रहे 360 डिग्री तो भी गलत है। तो आज आप सुन लो, जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में होती हैं उनके बीच एंगल होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 0। ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब यहां बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, गहराई में जरा पूरा ध्यान यहां रखना। W इक्वल टू एफ एस कॉस 0। यहां पे भी फार्मूला तो वही लगेगा ना, एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस। देखो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का, cos 90। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो समझाओ पहले, नॉर्मल लैंग्वेज में, रोजमर्रा की जिंदगी में कब ऐसा होता फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे? मेरे प्यारे बच्चों, ई मोहतरमा है पानी का गड़बा सर पे उठाए हुए, पानी के गड़बे की फोर्स कहां लग रही? नीचे, और ई मोहतरमा कहां चल रही? आगे। है ना, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट आगे। रियल लाइफ केस। अमिताभ बच्चन कुली फिल्म में छत अपने सर के ऊपर संदूक लेते चलते हैं, अमिताभ बच्चन चल रहे आगे और डब्बे की, इस बॉक्स की फोर्स लग रही नीचे। तो जब कोई औरत पानी का गड़बा सर पे उठाए नीचे की तरफ, गड़बे की फोर्स नीचे, औरत की डिस्प्लेसमेंट आगे, तो ये रियल लाइफ केस है। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, cos 90। अब आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबा रहे हो, अंदर की तरफ, बट स्प्रिंग खुल के बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। आपने डब्बे को, स्प्रिंग को दबाया अंदर की तरफ और स्प्रिंग फोर्स लगा रही बाहर की तरफ। इसका मतलब फोर्स लग रही थी आगे और डिस्प्लेसमेंट हो रही पीछे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब एक फोर्स लगे इधर और डिस्प्लेसमेंट लगे उधर,
तब एंगल थीटा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ये भी याद रखना। तो अब यहां पे फिर डेफिनेशन क्या होगी वर्क की? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब आपने 10th में पढ़ा होगा cos 0 होता है 1, तो वर्क पता किसके बराबर होगा? एफ एस इंटू 1। तो वर्क होगा किसके बराबर? एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे वर्क इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 90 होता है 0, तो वर्क होगा किसके बराबर? एफ एस इंटू 0, तो वर्क होगा एफ एस को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वर्क होगा 0। ठीक है, मुझे ये पूछना क्लास में फोन करके, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 0 कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में होते तो मैं प्रैक्टिकली, अभी आपको प्रैक्टिकल आपके सामने में प्रूफ करके बताता cos 90 0 कैसे है। अब देखो ये मैं यहां बताऊंगा आपको, जहां जहां डाउट है आप पूछिए, मैं उसको बेहतरीन तरीके से, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा लेक्चर लगेंगे, मगर तसल्ली से पढ़ेंगे, ये बात मैं बता दूं आपको। इसके बाद आपको ये चीजें पढ़ने की गुंजाइश नहीं पड़नी चाहिए, सीधा एमसीक्यू पे आओ। अब cos 180 की वैल्यू होती है cos 180 की वैल्यू होती है -1। W इक्वल टू एफ एस इंटू -1, तो W वर्क किसके बराबर होता है? -FS। ठीक है, अब मुझे आपको ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ानी नहीं थी, मुझे आपको क्या पढ़ाना था कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, देखो, वर्क नेगेटिव भी होता है, देखो, और वर्क 0 भी होता है, देखो। यानी कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव और वर्क कैन बी 0। अब एग्जामिनर क्या पूछता है? अब मेरे सवालों का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां लिखता हूं, व्हेन वर्क विल बी मिनिमम, वर्क सबसे कम कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट। लिख लो, चाहे नोट लिख लो। वर्क डन विल बी मिनिमम, यानी कि नेगेटिव होगा, या मिनिमम मतलब कम से कम, जितनी चीज नेगेटिव होती है उतनी चीज छोटी होती है। वर्क डन विल बी मिनिमम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट लिखो, वर्क डन विल बी मिनिमम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। दो चीजें, ठीक है ना। मैं एक बार रिकॉल करता हूं, सुनो। वर्क डन विल बी मिनिमम, ब्रैकेट में लिख दो नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन देयर इज 180 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नोट नंबर नेक्स्ट, वीडियो को रोक के लिखो, दिक्कत आ रही तो ये बताना, नेक्स्ट वीडियो में लिख के बताऊंगा। When work will be 0, when work will be 0, when force and displacement are perpendicular to each other, यानी कि अब मुझे बताओ, a woman carrying some luggages over her head and moves a distance of 50 kilometer, what will be the work? Work is 0. A coolie carries 1000 kg bag over his head and moves 30 kilometer. What will be the work done by coolie? Work done is 0, because force and displacement are opposite to each other, यानी कि 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, when work will be maximum? Work done will be maximum when force and displacement are in same direction, या when there is 0 degree angle between force and displacement। ठीक है, तो आज मैंने आपको वर्क बताया, वर्क की कंडीशनें बताई, वर्क का एसआई यूनिट बताया। अब ये लेक्चर देखते देखते आप मुझे डाउट बताओगे, अगले लेक्चर में आपके डाउट भी डिस्कस करूंगा, लाइव भी आया करना, और फिर हम पावर पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।